औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपको सैयद जवाद अहमद का मोदमाना सलाम। नाज़रीन कराम, ज़िंदगी के रंग आप पसंदीदगी से नवाज रहे हैं, इसलिए हम उसको जारी और सारी रखे हुए हैं। एक और नया एपिसोड, एक और एंटरटेनिंग एपिसोड के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। आज जो मैं आपको हॉलीवुड में से पेश करने लगा हूँ, वो मेरे पसंदीदा, ज़ाती तौर पर पसंदीदा तरीन अदाकार टॉम हैंक्स की मेरे हिसाब से जब प्योरली मतलब मेरी सेल्फ चॉइस है, उसकी 5 बेहतरीन फिल्में हैं। उस पे आज हम बात करेंगे। वो टॉम हैंक्स के बारे में बात करना और उसकी फिल्मों के बारे में बात करना, मतलब आप कैच मी इफ यू कैन के अगर वो डिटेक्टिव को देखें जो लियोनार्डो डिकैप्रियो के पीछे पड़ा हुआ है, या आप यू हैव गॉट मेल का वो एक अनजान किस्म का आशिक देख लेंगे जो कि इंटरनेट पे एक दूसरे के साथ सिर्फ महवे कलाम है, या आप स्लीपलेस इन सियाटल का वो खावन देख लें जिसकी बीवी मर जाती है और उसके लिए ज़िंदगी बिल्कुल अंधेर हो जाती है। अपोलो 13 का खलाबाज, मतलब क्या शाहकार, कितनी वैरायटी उसने उस किरदार में दी थी। सेविंग प्राइवेट रायन, मतलब कहाँ वो सारे रोमानवी अदाकारी और कहाँ एक बिल्कुल जंग के दौरान इतना एक शदीद अस्करी किस्म का किरदार निभाना और बहुत खूबसूरत तरीके से निभाना। सली मेरी एक बहुत ज़ाती तौर पर फेवरेट फिल्म, क्योंकि मेरे अपने पेशे से भी ताल्लुक़ रखती है। उसका पायलट जो कि एक जहाज़ जो है वो एक दरिया में उतार लेता है, उसकी कहानी वो देखें आप। उसमें क्या वो कमाल, बिल्कुल लगता है कि वो एक ज़बरदस्त किस्म का पेशा वाराना तौर पर मुस्तहकम किस्म का पायलट है। डा विंची कोड, मतलब थोड़ी सी मुतनाज़े बातें हैं वो सारी उसमें, हज़रत ईसा हज़रत मरियम वाली सारी, लेकिन जो उसने रोल निभाया, आप उसमें उसका रोल देखिए कि एक्टिंग कितनी ज़बरदस्त है। दी सर्कल, मतलब वो तो हालिया ज़माने की फिल्म है और उसमें आईटी स्पेशलिस्ट के तौर पर उसने वो एक नेगेटिव रोल था, मतलब क्या ज़बरदस्त रोल निभाया। लेकिन मेरी जो 5 बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट है वो ज़रा इनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और नंबर 5 पे मेरी जो टॉम हैंक्स की बेहतरीन फिल्म है वो है कास्टअवे। कास्टअवे सन 2000 में रिलीज़ हुई थी। इसके डायरेक्टर रॉबर्ट ज़ेमेकिस थे और इसमें टॉम के अलावा हेलन हंट भी इसकी कास्ट में शामिल थी। एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी कि वो एक फेडेक्स का, वो जो उनकी कोरियर कंपनी है अमेरिका की सबसे बड़ी, उसका एक एम्प्लॉय था और बड़ा मतलब अच्छा हार्ड वर्किंग और एफिशिएंट किस्म का एम्प्लॉय था, और उसे जो है वो फेडेक्स भेज रही होती है मलेशिया में, जहाँ कुछ उनके प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं और उनको फिक्स करने के लिए उसको भेजा जाता है। और वो रास्ते में जहाज़ उसका क्रैश हो जाता है फेडेक्स का, और वो सारे जो है वो मर जाते हैं और जितने हमले के अरकान थे, और जहाज़ बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है। और टॉम जो है वो बस खुशकिस्मती से मतलब उसको एक जजीरे में जगह मिल जाती है। अब यहाँ से इतना ज़बरदस्त हिस्सा है, वो कोशिश करता है सिग्नल वगैरह देने की, रेस्क्यू के लिए आते हैं जहाज़, लेकिन वो बदकिस्मती से उस सिग्नल नहीं पहुँच सकते। 4 साल का अरसा जो है उन्होंने दिखाया कि वो एक गार में रहता है उस जजीरे में। इस फिल्म के लिए टॉम हैंक्स ने अपना वज़न कम किया एक्चुअल में, उसने अपनी दाढ़ी बढ़ाई एक्चुअल में, और उसने अपने चेहरे पे वो वहशत लाई जो कि उसकी अदाकारी का एक लाजमी जुज़ था और उसकी एक डिमांड थी। और उसने उस किरदार में ऐसी ज़िंदगी भर दी कि आप देखिए कि 51 मिनट उस फिल्म में टॉम हैंक्स ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, और उसने सिर्फ अपने चेहरे के तासुरात और अपनी अदाकाराना सलाहियतों के ज़रिए उसने अदाकारी करनी थी। लेकिन क्या कमाल की उसने अदाकारी की है। इस फिल्म के लिए टॉम हैंक्स एकेडमी अवार्ड के लिए नामज़द हुए थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती मैं कहूँगा कि उसी साल जो है सन 2000 में रसल क्रो जो है वो भी ग्लैडिएटर के लिए नामज़द हुए थे। अभी ग्लैडिएटर भी एक बहुत बड़ी फिल्म थी और रसल ने बहुत शानदार उसमें किरदार अदा किया हुआ था, तो रसल क्रो जो है उनको वो बेस्ट एक्टिंग का ऑस्कर मिल गया था। मेरे ज़ाती ख्याल में
टॉम को मिलना चाहिए था। लेकिन एक इंतहाई शानदार फिल्म है ये टॉम हैंक्स की, और इसका जो एंडिंग है वो भी बड़ी मज़ेदार है कि वो जब वो एक वो वॉलीबॉल होता है एक, उसमें वो उसको वो विल्सन का नाम दे देता है और उसको वो राफ्ट एक बना लेता है मुख्तलिफ चीज़ों से, और उसमें उसको छोड़ देता है और वो कहीं लुढ़कता लुढ़कता पहुंच जाता है और उससे वो कहीं मतलब आ जाते हैं, और जब वो वापस जाता है तो उसे पता लगता है कि जी वो तो डेड डिक्लेयर हो चुका हुआ था, उसका तो जनाजा भी बढ़ाया जा चुका था, उसकी बीवी जो है वो किसी और शख्स से जो है वो शादी कर चुकी थी, और मतलब इस तरह की है। और वो जो एक अनडिस्पैच्ड किस्म का वो होता है, उसके पास एक पूरा पार्सल वो उस शख्स के एड्रेस पे जाता है और उसको डिलीवर करता है, वो उसकी फर्ज शनासी जो है वो उस वक्त भी कायम होती है। तो एक शाहकार फिल्म है, जो अदाकाराना सलाहियतों को परखने वाले हैं वो जानते हैं कि टॉम ने इसमें कितना ज़बरदस्त रोल अदा किया है, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है टॉम हैंक्स की कास्टअवे। कास्टअवे ने $426 मिलियन का बिजनेस भी किया दुनिया भर में, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अच्छा, उसके बाद मेरी लिस्ट में जो टॉम हैंक्स की बेहतरीन फिल्मों में नंबर 4 पर जो फिल्म है वो है फिलाडेल्फिया। ये सन 1993 में रिलीज हुई थी, और ये वो फिल्म थी जिस पे टॉम हैंक्स को अदाकारी का सबसे बड़ा अवार्ड एकेडमी अवार्ड मिला था सन 1993 में। बहुत कॉम्प्लेक्स किरदार था, बहुत मुश्किल किरदार था। एक लॉ फर्म में ये सीनियर एसोसिएट होता है, और उसको एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो है वो एड्स हो गई होती है, लेकिन वो उसको छुपा जाता है और वो काम करता रहता है। तो उसके माथे पे कुछ निशान भी जाहिर होते हैं, वो फर्म वाले पूछते हैं क्या हुआ है, वो झूठ बोलता है कि ये टेनिस रैकेट मुझे लगा है, लेकिन वो फर्म को पता लग जाता है कि ये, वो उनको बल्कि ख्याल ही होता है, पता क्या लग जाता है कि ये एड्स है इसे। तो वो उसे किसी और बहाने से, किसी और मसले में कि जी ये एफिशिएंट नहीं है, तो उसे फायर कर देते हैं। तो अब चूंकि उसकी एड्स वाली बात भी चूंकि वो निकल गई होती है, इसलिए लोग भी उससे कन्नी कतराना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में वो जो मिलर, डेंजल वॉशिंगटन ने ये किरदार अदा किया और बहुत खूब किरदार अदा किया, वो इसका केस लेते हैं और ये फर्म पे वो धोखाधड़ी और झूठ बोलने का मुकदमा दायर करते हैं। और इसमें टॉम हैंक्स और डेंजल वॉशिंगटन दोनों ने बहुत ही कमाल की अदाकारी की है, लेकिन टॉम का मसला मुश्किल ये थी बल्कि कि उसने एक मरीज का भी किरदार अदा करना था और एक वकील का भी। तो ये दोनों शेड्स जो हैं, इसकी बहुत लेयर्स थी दोनों मतलब किरदारों की, और उनको साइमल्टेनियसली लेके चलना था टॉम ने, और वो बहुत शानदार तरीके से उसने लेके चला। बहुत आप उसका दर्द महसूस करते हैं उस शख्स का, और आखिरकार वो केस जीत जाते हैं। टॉम हैंक्स की फिल्म में मतलब वफात दिखाई जाती है, लेकिन जो ट्रेजेडी, जो दर्द और जो गम वो शख्स जो है वो इजहार कर रहा होता है, वो आपके दिल में भी उतरता है। एक बहुत मूविंग पिक्चर है, और एकेडमी वालों ने बजा तौर पर इसको टॉम हैंक्स को उसका बेहतरीन अदाकारी का ऑस्कर अवार्ड भी दिया था। इसने $206 मिलियन का दुनिया भर में बिजनेस किया था। टॉम हैंक्स की जो अगली बेहतरीन फिल्म नंबर 3 पे जो मेरी रेटिंग में, ज़ाती रेटिंग में, ज़ाहिर आप अपनी राय रखते हैं, अपनी दिलचस्पी रखते हैं, अपने आप के रुझानात हैं। मेरी रेटिंग में नंबर 3 पे जो टॉम हैंक्स की मूवी है वो है 2004 में रिलीज़ होने वाली द टर्मिनल। और टर्मिनल मेरे दिल के बहुत करीब है। एक बेसिकली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, और मेरे एक और पसंदीदा तरीन हदायतकार स्टीफन स्पिलबर्ग जो है, उन्होंने वो डायरेक्ट की थी। और ये एक बहुत अजीब सी सिचुएशन है कि वो एक इसको या इसको, और फिर इसको एंट्री भी मिलेगी कि नहीं। अच्छा, वो एंट्री क्यों चाह रहा था, वो जाना क्यों चाह रहा था, ये भी बड़ी दिलचस्प एक स्टोरी है कि उसका बाप था, उसने कहीं 1956 के एक न्यूज़पेपर में जो है वो देखा था जी कि कुछ रॉक स्टार्स हैं और वो इस तरह है, और उसने उनके ऑटोग्राफ चाहे थे, तो वो सबके ऑटोग्राफ मेरी ज़ाती रेटिंग्स में बेस्ट मूवी में दूसरे नंबर पर मूवी आती है। ये 2015 की द ब्रिज ऑफ स्पाइस। ये भी फिर मेरे पसंदीदा तरीन हदायतकार स्टीफन स्पिलबर्ग ने ही डायरेक्ट की थी। बड़ी दिलचस्प कहानी है,
1957 में एक रशियन जासूस जो है वो पकड़ा जाता है न्यूयॉर्क से, रुडोल्फ एबल उसका नाम होता है। और वो भी खैर एक बड़ा अच्छा किरदार है, बड़ा ज़बरदस्त। उसने बड़ी अच्छी अदाकारी की है, बड़ा काम और बड़ा क्वाइट सा, और वो बिल्कुल अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन लेस टाइप, मतलब वो आदमी है। तो उसको पहले वो जासूसी के इल्ज़ाम में डेथ पेनल्टी सुनाते हैं, लेकिन फिर ये टॉम हैंक्स वकील होता है और ये उसका वकील मुकर्रर किया जाता है, तो ये अपील करता है कि इसको डेथ सेंटेंस की बजाय 30 साल की कैद कर दी जाए, ताकि अगर हमारा दरमियान में कोई कैदी पकड़ा जाए रशिया में, तो हम उसको एक्सचेंज कर सकें। तो उन्हें वो बात समझ आ जाती है और वो उसको डेथ सेंटेंस को 30 साल कर देते हैं। अच्छा, इसी दरमियान में और ये सच्चा वाक़या भी है कि पेशावर के बड़ा बेर एयरपोर्ट से एक अमरीकी जासूसी तैयारा जो है U-2 उसका नाम था, वो उड़ता है और वो रशिया में जाके मतलब वो रिकॉनेसेंस कर रहा था, वो जासूसी के लिए तस्वीरें वगैरह ले रहा होता है रशिया की सरजमीन की। तो वो रशियंस जो है ना वो उसको गिरा लेते हैं और पावर्स जो है वो बच जाता है, वो पैराशूट से छलांग लगा लेते हैं, लेकिन वो रशियंस की कैद में चला जाता है। अब ऐसी सिचुएशन आती है कि वो गैरी पावर्स अभी रशिया की कैद में है और ये एबल जो है ये अमेरिका की कैद में है। तो वो दोनों को दरमियान में थर्ड पार्टी किसी को डाल के, मतलब इंटेलिजेंस वाले जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम ये अपना कैदी जो है वो छुड़वा लें। तो टॉम जो वकील बना होता है उसको मतलब गार्ब में वो CIA जो है भेजती है, बल्कि तुम जाके ये सब कुछ डील करो। अच्छा, वो वहाँ जाता है तो वहाँ एक और सिचुएशन वहाँ की क्रिएट हो गई होती है कि वहाँ एक अमेरिकन स्टूडेंट होता है जो कि ईस्ट जर्मनी में पढ़ रहा होता है और उसकी वहाँ महबूबा होती है, सॉरी वो वेस्ट जर्मनी पढ़ रहा होता है, ईस्ट जर्मनी में उसकी महबूबा होती है। तो वो उससे मिलने गया होता है, तो वो दरमियान में बर्लिन वॉल जो है वो बननी शुरू हो जाती है और वो जब वापस आ रहा होता है और वहाँ से कूद के वो वेस्ट में आना चाहता है तो वो पकड़ लेते हैं। तो वो भी मतलब कैद में होता है। फ्रेडरिक प्रायर उसका नाम था। अब मतलब फ्रेडरिक प्रायर भी रशियन कैद में है और गैरी पावर्स भी रशियन कैद में है। तो इसको भेजा जाता है टॉम को कि जी आप जाके नेगोशिएट करें, और बेसिकली इसको गैरी पावर्स के लिए भेजा जाता है कि आप गैरी पावर्स को ले लें और हमारा यहाँ से एबल हम दे देंगे और आप पावर्स को। ये जब जाता है, इसे वो स्टोरी पता लगती है, तो ये अपनी ज़बरदस्त नेगोशिएटिंग स्किल्स और अपनी मतलब तमाम तर सलाहितों को बुरुएकार ला के नया मुतालबा दाग देता है कि जी मुझे तो प्रायर भी चाहिए एबल के बदले में। तो वो कहते हैं नहीं यार, एक बंदे के अगेंस्ट एक ही आ सकता है, लेकिन वो कहता है नहीं मैं तो दो लूँगा। और वो एक बड़ी ज़बरदस्त नफ्सियाती मतलब जंग खेलता है उनके साथ, माइंड गेम है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा वो मानेंगे नहीं मानेंगे, ये ना हो हम गैरी पावर से भी जाएं, या अपने लोगों से भी लड़ रहा होता है। वो सारे बज़ेद होते हैं कि छोड़ो यार वो प्रायर को, वो स्टूडेंट था, मतलब उसका तुम इसको लो पावर, जो कि पायलट भी है, सब कुछ है ये वो, लेकिन ये बज़ेद रहता है। और आखिरकार ये टॉम जो है वो दोनों को एक के बदले दो जो है वो छुड़वा लेता है। वो एक ब्रिज होता है उधर बर्लिन में, उधर फिर इन दोनों का तबादला होता है और वहाँ से ये जो इसको छोड़ देते हैं, एबल को छोड़ देते हैं। तो ब्रिज ऑफ स्पाइस, मतलब उस ब्रिज पे जो है ना वो स्पाइस जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त थ्रिलर मूवी है, बड़ी कमाल की मूवी है। और टॉम के जो पिछले रोल्स थे उससे बड़ा एक मुख्तलिफ किस्म का रोल था। कहीं वो पहले नफ्सियाती और रोमानवी और इस तरह के मतलब कर रहा था, या कॉमेडी, और ये चूँकि बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ सा एक जासूसी टाइप किरदार था। टॉम ने शानदार तरीके से उसको निभाया और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। इसने $166 मिलियन का दुनिया भर में बिजनेस किया था। टॉम हैंक्स की सबसे बेहतरीन फिल्म मेरी ज़ाती रेटिंग में, और मैं आपको बताऊं कि मैं जब ये फिल्म देखता हूं, एक तो वो मेरे दिल में उतरती है और दूसरा हल्का सा मेरे आंख के गोशे नम कर देती है ये फिल्म। फॉरेस्ट गंप 1994 की ये वो फिल्म थी जिस पे टॉम हैंक्स को अपनी अदाकारी का दूसरा ऑस्कर मिला, और लगातार 93 में उसने फिलाडेल्फिया पे लिया और 94 में फॉरेस्ट गंप पे लिया। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद ये वो वाहिद अदाकार है जिसने लगातार 2 ऑस्कर लिए हैं बेस्ट एक्टिंग के।
लोगों ने बाकी लगातार तो लिए हुए हैं, किसी ने बेस्ट एक्टिंग, फिर को एक्टिंग, को वो जो मौबन अदाकार होता है उसके लिए, लेकिन जो बेस्ट एक्टर हैं वो लगातार 2 जो हैं वो सिर्फ टॉम हैंक्स ने लिए हैं। मैं क्या बताऊं ये क्या फिल्म है। रॉबर्ट ज़ेमेकिस जो कि बहुत मशहूर, और रॉबर्ट ज़ेमेकिस और स्टीवन स्पिलबर्ग, इनकी डायरेक्शन जो है ना वो टॉम के साथ बड़ी चल करती है, और बड़ी कमाल की एक ना शाहकार जो है ना वो मंजर आम पर आता है। ये स्टार्ट होती है एक 1981 में, एक शख्स है जो कि बस स्टॉप पे बैठा हुआ है और उसके साथ कुछ, और वो अपनी लाइफ स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है, और वो दिलचस्प होती है लाइफ स्टोरी, लोग सुनना शुरू कर देते हैं, उनमें से कुछ उठ के चले जाते हैं, उसे मानते नहीं हैं, कुछ फिर भी बैठे रहते हैं। मतलब ये लाइफ स्टोरी वो बयान कर रहा है कि वो क्या था। और ये वो बूबा को उठा के लाने के लिए, चूँकि इंतहाई सीधा सादा आदमी होता है, बेवकूफ़ आदमी होता है, वो गोलियों और उसकी परवाह ना करते हुए वो उसको उठा के ले आता है। वो हालांकि जान भाग हो जाता है, खुद इसे भी गोलियां लगती हैं, लेकिन उसका वो एक्ट जो था वो एक्ट ऑफ वेल्योर था, बड़ी ब्रेवरी का उसने मतलब सबूत दिया। तो उस पे उसे जो है देखता है कि लोग कुछ टेबल टेनिस खेल रहे हैं या पिंग पोंग, वो कहता है ये क्या होता है, वो खेलना शुरू कर देता है, वो उसको ज़बरदस्त तरीके से खेलना शुरू कर। दरअसल बुनियादी तौर पर फॉरेस्ट एक इंतहाई सीधा आदमी था, और वो जो काम करता था वो इतना दिल लगा कर करता था, और वो उसमें इतना मुनहिमक हो जाता था कि वो उसके औजे कमाल तक पहुंच जाता था। जो भी काम करता था उसको पता ही नहीं होता था कि इस काम के अलावा भी दुनिया में कुछ है। वो पिंग पोंग खेलते खेलते फिर उसी तरह रियासत शहर वो अमेरिकन टीम तक पहुंच जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट बुलाता है उसे, वो उसे एक तमगा देता है। तो दरमियान में बल्कि वो पिंग पोंग खेलते हुए जो है वो वाटरगेट स्कैंडल जो था मशहूर मरूफ, वो उसमें भी कहीं मुलव्वस हो जाता है, ना उसे कुछ पता होता है कि ये साजिश क्या चल रही है क्या नहीं चल रही। उसका नाम बड़ा नुमाया हो जाता है, और वो जनाब वो सदर जो है निक्सन, उसको जाना पड़ता है उसकी वजह से, फॉरेस्ट गैम्प की वजह से। फिर उसको ज़हन में पता नहीं क्या आता है, वो भागना शुरू कर देता है, और वो बस भाग ही चली जाता है, दिन रात वो भाग रहा है। लोग हैरान होते हैं आखिर ये क्यों भाग रहा है। वो उसको लोग जाके पूछते हैं, अखबारी नुमाइंदे, टेलीविज़न कैमरे चले गए हैं कि आप किसी कॉज के लिए भाग रहे हैं, आप क्या कैंसर की आगाही के लिए भाग रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो जाए। वो कुछ जवाब ही नहीं देता, वो भागता जाता है। अच्छा, उसके लोग फिर उसके साथ मिलते जाते हैं, वो भी भागना शुरू करते हैं। वो समझते हैं शायद ये ना कोई बहुत बड़ा कोई एक मिस्टिक आदमी है, कोई रूहानी आदमी है, और इसके भागने में कुछ है ऐसा जो कि बाकी दुनिया को नहीं मालूम। और वो भागता रहता है, वो बरसों भागता रहता है, उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है, वो काफ़ी हो जाता है। एक दिन वो रुक जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि यार तुम क्यों रुक गए। वो समझते हैं कि अब ये कोई ज्ञान की बात करेगा ऐसी कि मतलब हम इसीलिए हम इस लम्हे के लिए है। वो कहता मैं थक गया हूँ इसलिए रुक गया हूँ। तो मैं आपको क्या बताऊं, दरअसल वो फॉरेस्ट गंप की सूरत में ना हर उस सादा दिल आदमी की कहानी है जो कि इस दुनिया में बेचारे ठोकरें खा रहे होते हैं, जिन्हें चालाक लोग, ज़हीन लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो फॉरेस्ट जो है, टॉम ने क्या कमाल के उसमें ज़िंदगी भर दी है। वो जिस किरदार में जाता है, वो बूबा का बाद में वो श्रम्प्स का बिजनेस जो है वो करता है, वो कि जी मेरे दोस्त ने कहा था ये है वो। इसमें एक और बड़ा ट्विस्ट है कि वो एक दफ़ा वापस आता है इसी तरह के मुख्तलिफ मतलब काम करने के बाद, तो उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है एक पुरानी, मतलब उसी की तरह की एक जेनी। तो वो उससे बड़ा मतलब गिले शिकवे करती है, वो होते हैं, वो आपस में मतलब शब बसरी करते हैं, और उसके बाद वो चला जाता है और वो अपने वो जो काम इधर उधर के होते हैं वो शुरू कर देता है। वो भूल भाल जाता है और पता लगता है कि उस शब बसरी से उसका माशाल्लाह एक बेटा भी पैदा हो गया। क्योंकि उसको कोई वैसे तो लड़की उसे लिफ्ट कराती नहीं थी, वो तो इतना सीधा साधा था, ना उसे बोलना आता था बेचारे को, ना उसे लुभाना आता था, ना कोई बात करनी आती थी। वो बहुत ही सीधा आदमी था। हर वो सीधा आदमी जो इस दुनिया में पाया जाता है, टॉम ने उसकी तर्जुमानी की है। ये फिल्म उसकी कहानी, और वो हमारे इर्द गिर्द बहुत पाए जाते हैं। आप सिर्फ ज़रा नोटिस कीजिए और कभी उनके भी दिल में झांक के देखिए कि यार वो भी तो इंसान है, उनके भी जज्बात हैं, उनके महसूसात हैं। और ये क्या कमाल है। कराम, ये नाचीज़ सैयद जवाद अहमद की मुरतब करता टॉम हैंक्स की 5 बेहतरीन फिल्मों की फहरिस्त थी। गो टॉम हैंक्स की अदाकारी जो है वो टाइम एंड स्पेस से मावरा है, मैं कहूँगा।
वो रंग भर देने वाला अदाकार है, वो महसूसात को छेड़ देने वाला अदाकार है। लेकिन ये वो 5 फिल्में थीं जो मैं समझता हूं कि उसकी बेहतरीन फिल्में थी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।